भारत एक ऐसा देश है जहां के लोग सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। वहीं अगर सनातन धर्म की बात की जाए तो हमारे देश में सबसे बड़ा त्योहार जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। वहीं मौगा के एक निजी स्कूल में जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चे राधा कृष्ण की भूमिका में नजर आए। राधा कृष्ण के अलावा वासुदेव, देवकी, ग्वाले और गोपियों की वेशभूषा में आए बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। इस दौरान झांकी भी निकाली गई, जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं से संबंधित पारंपरिक नृत्य और गीत शामिल थे। इन प्रस्तुतियों से जन्माष्टमी से जुड़ी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। स्कूल के अध्यापकों ने बताया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने बल और बुद्धि से बुराई पर विजय प्राप्त की। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना हो, उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए ही करना चाहिए। जन्माष्टमी हिंदुओं का बहुत पवित्र और बड़ा सारा साल वेट किए जाने वाला त्यौहार है। हमारे स्कूल में तो वैसी गोपियाँ, श्री कृष्ण की भक्तियाँ, तो इन बच्चों की खुशी के लिए और इनमें कृष्ण प्रभु के विचार, जैसे कर्म करो फल अवश्य मिलेगा, तो बच्चों को कर्मठ बनाने के लिए हम हर साल जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं, ताकि बच्चों को हमारे भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बारे में ज्ञात हो और उनकी शिक्षाओं को फॉलो करें। भगवत गीता में उन्होंने जितनी भी शिक्षाएं दी हैं उन सबसे बच्चों को अवगत कराया जाता है। तो उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर ही लड़कियां गोपियां बन, राधा कृष्ण बन खूब नाचती हैं और अपने पूरी पढ़ाई के बोझ से एक दिन उनको ऐसा मिलता है कि वो पढ़ाई से हटकर भी अपना कुछ कर सकती हैं। तो अभी एग्ज़ाम्स का फियर जो है उसको कम करता है ये त्यौहार। सावन का पवित्र त्यौहार जन्माष्टमी 15 अगस्त के बाद आता है, तो बच्चे जो है इसकी खुशी स्वतंत्रता दिवस के समान ही व्यक्त करते हैं। वहीं मुजफ्फरपुर जिले में सभी प्रखंडों में लखपति दीदियों का सम्मान आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के जलगांव में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का सीधा प्रसारण लोगों ने देखा। इसके साथ जिन दीदियों को सम्मानित किया गया था, उन्होंने अपनी कहानी सबके सामने रखी, जो कि सभी के लिए काफी प्रेरणादायक थी। आखिर कैसे कठिन संघर्ष करते हुए 4 सालों में वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हैं और अब लखपति दीदी बन चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि एक साल में केवल 1 लाख रुपए की आमदनी कर रही हैं, बल्कि कई ऐसी दीदियां हैं जो साल में 4 से 5 लाख रुपए कमा रही हैं। इन्हीं दीदियों को सम्मानित किया गया। वहीं उपस्थित सभी दीदियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि जीविका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दीदी अपने सपने साकार कर रही हैं। आर्थिक रूप से सशक्त होने के साथ ही वह सामाजिक रूप से अपनी पहचान बना रही हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि जिले के कई दीदी आज सम्मानित हो रही हैं और लखपति दीदी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं नेपाल बस हादसे को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। इस हादसे में हमने महाराष्ट्र के जलगांव के अनेक साथियों को खोया है। मैं सभी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जैसे ही ये हादसा हुआ, भारत सरकार ने तुरंत नेपाल सरकार से संपर्क किया। हमने हमारी मंत्री रक्षाताई खड़से को तुरंत नेपाल जाने के लिए कहा। हमारे जो परिजन नहीं रहे, पार्थिव शरीर को हम वायुसेना के विशेष विमान से वापस लाए हैं। जो घायल है उनका अच्छे से इलाज चल रहा है। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं
वहीं अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल में रविवार रात डॉक्टर व तीमारदारों में हाथापाई हो गई। इस दौरान डॉक्टरों ने एकजुट होकर हंगामा करना शुरू कर दिया और कार्य बहिष्कार कर दिया। घटना के दौरान डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना कर दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। बाद में भी डॉक्टरों द्वारा इमरजेंसी चालू नहीं की गई। दूर दराज से आए मरीजों को इलाज नहीं मिल पाया और परेशान होकर वे वापस लौट गए। ऐसी घटनाएं मेडिकल कॉलेज में आए दिन देखने के लिए मिलती हैं, जिसका खामियाजा दूर से आ रहे लोगों को भुगतना पड़ता है। फिलहाल घटना के बाद डॉक्टरों के द्वारा कार्य बहिष्कार कर दिया गया है, तो वहीं दूर दराज से आने वाले मरीज परेशान होकर वापस लौट रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जेएन मेडिकल में डॉक्टरों के साथ अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और कार्रवाई इन पर नहीं की जाती है। डॉक्टरों ने पुलिस सुरक्षा दिए जाने के बाद ही वापस काम पर लौटने की बात कही है। यहाँ मरीज को लेके आए थे एक साहब, उनका यहाँ तमाम ब्लड फ्लड निकला हुआ था। वहाँ कुछ उन्होंने कहा था कि इसको देख लो सही से, तो डॉक्टरों ने अपना कुछ एटीट्यूड दिखाया जैसे हमेशा दिखाते हैं डॉक्टर। तो वहाँ कहा सुनी में जब अब किसी के मरीज के ऊपर कुछ बीत रही हो तो उसके परिजन घबरा जाते हैं। अब घबराए में हाथ फाट उठ गया, उसको लेके डॉक्टरों के साथ हाँ डॉक्टर नहीं, हाथ फाट छूट गया, जो भी हुआ डॉक्टर के पड़ गया है। उसको लेके और डॉक्टर आ गए, डॉक्टर वाले आ गए, वहाँ पर जो है फिर लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई और उसके बाद उस मरीज को यहाँ से रेफ़र कर दिया गया और परिजनों को वो कर दिया गया। लेकिन डॉक्टरों का वो ये हमें एक्सीडेंट हो गया था, अभी तुरंत लेके आया। अभी यहाँ डॉक्टर कह रहे हैं कि वापस ले जाओ इमरजेंसी मेडिकल में अलीगढ़। देख नहीं रहे? नहीं देख नहीं रहे। क्या कह रहे हैं? कह रहा है अभी ले जाओ वापस, बाद में देखे जाएगा सुबह। अब तक नहीं देख रहे? नहीं। क्या बता रहे, कोई वजह बता रहे कि क्यों नहीं देख रहे? अभी कोई वजह नहीं बता रहे। कहाँ से आए आप? हम आए हैं गोंडा से। गोंडा से। क्या स्थिति आपके मरीज की? बहुत हालत खराब है, गंभीर है, बिल्कुल बेहोश पड़े हैं दोनों। अच्छा। हाँ। कहाँ कहीं लेके जा रहे हैं आपको? नहीं लेके आएंगे क्या? कहाँ आए हो? लेके जाएंगे, वो कहाँ लेके जाएंगे? देखेंगे नहीं तो कहीं नहीं लेके जाएंगे जब। वहीं अलीगढ़ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसको लेकर बच्चा चोर गैंग के सक्रिय होने की चर्चा भी तेज हो गई है। एक गरीब और बेसहारा महिला रेलवे स्टेशन के पैदल पुल पर अपने बच्चों के साथ सो रही थी। जब महिला की आंख खुली तो उसके पास उसका 2.5 साल का बच्चा मौजूद नहीं था। महिला आनंद फानर में इसकी सूचना स्थानीय जीआरपी पुलिस को दी गई। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है, लेकिन महिला का जिगर का टुकड़ा उससे अलग हो जाने के बाद महिला गमगीन नजर आ रही है। महिला के दर की ठोकर खाने के बाद भी महिला को उसका 2.5 साल का बच्चा नहीं मिल पाया, जिसको लेकर महिला ने बच्चा चोर गैंग के स्टेशन पर सक्रिय होने की बात कही है। बच्चा उठा लिया? कहाँ से? कौन सा पुल? रेलवे स्टेशन का पुल है क्या? तो क्या कर रही थी आप? अच्छा, वहीं सोते हैं आप? क्या बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। कितने बड़े बड़े? एक 2.5 साल का, एक 10 साल का। एक 2.5 का और एक 10 साल का। तो 2.5 साल वाला बच्चा उठा लिया। कब की घटना है? यही 1-1:30 बजे की बात है। 1-1:30। पुलिस को सूचना दिया आपने? हाँ, ढूंढते सब लौंडा ढूंढा, जैसे लौंडा। पुलिस में शिकायत करी थी? क्या कहा पुलिस ने आपसे? वो भी ढूंढवा रहे, रात कोई जगह ना कर। किसी पे शक है आपको? मेरा कौन? 2.5 साल का बच्चा है। क्या नाम था उसका? अहमद। ये कौन सी जगह से खड़ी हुई हो आप? स्टेशन है, अलीगढ़ रेलवे स्टेशन है, वहीं पुल से गायब हुआ था। वही खबर अलीगढ़ से है, जहां चलती बस में महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो बस में मौजूद महिला सवारियों ने फिल्मी स्टाइल में बस को रुकवाने के बाद महिला का प्रसव करवाया। इसके बाद महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की तरफ से महिला का इलाज किया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां जिला मैनपुरी से प्रेम कुमारी अपने पति और अपनी बेटी पिंकी के साथ मैनपुरी से दिल्ली की ओर जा रहे थे। एटा से ही पिंकी को प्रसव पीड़ा होने लगी। धीरे धीरे जब पीड़ा और भी ज्यादा बढ़ती गई तो अलीगढ़ के खैरेश्वर चौराहे पर पिंकी को तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद सवारियों ने आसपास की खिड़की से अपने कपड़ों को लपेटकर घेरा बनाने के बाद बस में ही पिंकी का प्रसव करवाया। इस दौरान पिंकी ने एक बच्चे को जन्म दिया। कुछ नहीं,
अच्छे खासे थे, यहाँ पे आके अलीगढ़ में डिलीवरी हो गई। डिलीवरी किसकी हुई है? बेटी की। क्या नाम है आपकी बेटी? पिंकी। पिंकी, पति का नाम है? अमित शर्मा। कहाँ की रहने वाली पिंकी? रूरा। तो ये कहाँ से कहाँ आए थे बस में? मैं बेवर से, किसनी से और दिल्ली जा रही थी। बच्चा कहाँ पर हुआ था? अलीगढ़ में। बस में हुआ ना जी। अच्छा, किस तरीके की आपको मदद मिली डिलीवरी के वक्त? सबने बहुत मदद दी है। किन लोगों ने मदद की? लेडीज थे, भाई थे, सबने मदद दी है। बस कहाँ पर रुकवाई थी? यही पे। यहाँ पर आप कहाँ पर लेकर आए हो? हॉस्पिटल में। यहाँ पर किस तरीके की आपको मदद की जा रही है? खूब अच्छे से मदद की जा रही है। अच्छा, बच्चे यही मतलब जो खेरे सर चौराहे पे। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? मैं आ रहा था जिला मैनपुरी बेवर से दिल्ली जा रहा था। और कहाँ पर जाकर हुई थी और कहाँ दर्द वगैरह जो हुआ था? दर्द तो उसके मतलब रास्ते तो होने लगा, मतलब ये अपना एटा निकले तो दर्द ज़्यादा उठा, तो करैया मतलब उसने बहुत करी, पर जब ऊपर वाले के यहाँ के मतलब कहाँ चलते। बस में किस तरीके की आपको सहायता मिली? बस में बराबर सहायता मिली, कोई दिक्कत नहीं हुई। किन लोगों ने सहायता करी? सवारी थी, लेडीजें थी, मदद बराबर मिली, कोई दिक्कत नहीं। अस्पताल में कोई परेशानी नहीं पड़ी? कोई परेशानी आते समय कोई बेटी परेशानी। का नाम क्या है आपकी? हमारी बेटी का नाम पिंकी। कितनी उम्र होगी? उम्र ऐसी होगी करीब 22 साल। अच्छा, हालत कैसी है दोनों की? तो खबर नवादा से है, जहां पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि हिसुआ थाना के टेली टोला में धर्मेंद्र कुमार के घर पर असामाजिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। ये लोग गिरोह बनाकर लॉटरी खिलाने एवं भाई दोहन का कार्य करते हैं। वहीं पदाधिकारी को इसकी सूचना देते हुए इसका सत्यापन एवं छापेमारी करने हेतु हिसुआ थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं बल धर्मेंद्र कुमार उसके घर पहुंचे। निचले तल्ले के कमरे से 6 लोगों को उपस्थित पाया गया। पुलिस को देखकर सभी लोग भागने लगे, जिसमें से 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। उपस्थित लोगों एवं कमरे की तलाशी ली गई तो घर के अंदर भारी मात्रा में लॉटरी का टिकट, एक देशी कट्टा, 4 कारतूस लॉटरी बिकी का नगद 9820 रुपए एवं 7 मोबाइलों को बरामद किया गया है। बरामद लॉटरी टिकट का बाजार मूल्य करीब 4.5 लाख है। इसके अलावा लॉटरी संचालन हेतु प्रयोग में लाए गए 30 कॉपी रजिस्टर को भी बरामद किया गया है। खबर जनपद गोरखपुर से है, जहां कैंट थाना क्षेत्र के बेतियाहता की रहने वाली रेशमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मेरे पिता हुब्बन लगभग 40 वर्ष तक वक्फ संपत्ति की देखभाल करते रहे तथा उनके साथ मेरे भाई परवेश बल्लू सोनू भी मुस्लिम धर्म के अनुसार कार्य करते रहे तथा भूमाफिया किस्म के लोगों से वक्फ की संपत्ति को बचाए रखा। नरुल हल जो कि भूमाफिया किस्म के लोग हैं, जिन्होंने फर्जी कमेटी बनाई थी जो मौजूदा वक्फ में नहीं है। स्थानीय प्रशासन को सूचना देने के बावजूद गलत तरीके से स्थानीय प्रशासन द्वारा 23 अगस्त को कई मुकदमे स्थानीय कचहरी गोरखपुर एवं वक्फ बोर्ड में विचाराधीन होने के बावजूद एक तरफा कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई की आड़ में उक्त भूमाफिया लोग मेरे मकान व दुकान को जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं तथा स्थानीय थाना की मदद से खाली करने की धमकी भी दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड से हमारे अप्पू बनवार 172 नंबर के रहने वाले हैं। वहाँ पे गुंडा मवाली आते हैं, कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन को खाली करो, और कभी वो इमाम चौक जो है उसको तोड़ते फोड़ते हैं, कब्र को तोड़ते हैं, कहते हैं यहाँ से आप लोग जाइए, और हम लोग को खाली करने का इस विचार से खाली करते हैं कि हम लोग बेच लेंगे, हम लोग जिस दिन चले जाएंगे वो सब कब्जा कर लेंगे। 50 बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं, कोई उसको देखने वाला नहीं है। सिर्फ हम ही लोग वहाँ पे काटा है। सिर्फ नूरुल हक और सरेंद्र सिंह जो है हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं। गुंडा मावाली को लेकर आते हैं, किसी भी समय आते हैं, रात में, शाम को, दिन में, कभी भी आते हैं और हमारे परिवार को हत्याकांड की धमकी देते हैं। दक्षिणी बेतियाता में वक्फ नंबर 172 नाम से कब्रिस्तान दर्ज है और 2 साल पहले जो है उसको गोरखपुर प्रशासन ने खाली कराया था। उसी खाली जमीन को नूरुल हक, शैलेंद्र सिंह और बहुत सारे अज्ञात लोग हैं उसको कब्जा करना चाह रहे हैं और हम लोगों से कह रहे हैं यहाँ से तुम लोग भाग जाओ। तो इमाम चौक उखाड़ करके फेंकने कहते हैं, ये नहीं करोगे तो पूरे परिवार सहित तुम लोगों की हत्या करवा देंगे। शिकायत हम कमिश्नर साहब से किए, डीएम साहब से किए, मुख्यमंत्री महोदय को जो है ऑनलाइन भेजा गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
जमीन कहाँ पे है? जमीन दक्षिणी बेतियाता वक्फ नंबर 172 में है, जिस 50 बिल्डिंग बनी हुई है उसको गिराने का कोई आदेश नहीं आ रहा है। हम लोगों को ये हटाना इसलिए चाहते हैं, हम ही लोग उसमें काटा है। ये लोग जब कब्जा करने जाते हैं हम लोग विरोध करते हैं, हम ही लोग काटा है, हम लोगों को कहते हैं कि हट जाओ। और हमने कहा कि इस बार योगी जी से स्वयं मिलने जाएंगे जनता दरबार में। खबर सतनवाड़ा जिले से है, जहां पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देशन में सतवाना थाना प्रभारी ने रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर सतनवाड़ा से 2 आरोपी सज्जन खान और जावेद खान के कब्जे से एक 315 बोर का देशी कट्टा और 2 जिंदा राउंड जब्त कर गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी जावेद ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ सतनवाड़ा के खेरे वाले हनुमान मंदिर से दान पेटी चोरी करने का आरोप स्वीकार किया। जावेद के दोनों साथियों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8000 नगद बरामद कर और मामला दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया गया है। वहीं नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने राजगीर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर राजगीर हावड़ा ट्रेन को रवाना किया, जहां ये ट्रेन चलने से पर्यटकों में काफी खुशी देखी गई। वहीं राजगीर से आने वाले पर्यटकों को इस ट्रेन से काफी सहूलियत होगी। होटल व्यवसायियों ने भी सांसद कौशलेंद्र कुमार को कोटि कोटि धन्यवाद कहा। सांसद कौशलेंद्र कुमार के अध्यक्ष प्रयास से काफी दिनों की मेहनत उनकी रंग लाई। ये नालंदा वासियों के लिए बड़ी सौगात है। आमजनों को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि ये ट्रेन चलने से नालंदा ही नहीं बल्कि नालंदा से हावड़ा तक और हावड़ा से नालंदा तक संबंधित क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जहां नालंदा में पर्यटकों की आवागमनी में भी वृद्धि होगी। वहीं कोलकाता जाने वाले लोगों को भी बड़ी सहूलियत होगी। और पहले भी यह ट्रेन चल रही और चुनाव के बाद भी हम लोग ने वादा किया था लोगों को करेंगे। अब संयोग से मोदी जी की सरकार बनी, मैं उनको बधाई देता हूँ और रेल मंत्री जी को बधाई देता हूँ। उन्होंने हम लोग की बात सुना और अभी जब रेल बजट पर चर्चा हो रहा था काफी एक रिक्वेस्ट की और उन्होंने ट्रेन दिया। इसके लिए मैं रेल मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जनता का जो डिमांड था, समस्याएं रोज आती वहीं सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर आक्रोशित होकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध भारत सरकार से वहां निवास करने वाले हिंदुओं पर अत्याचार को रोकने की मांग ज्ञापन के माध्यम से लोगों ने की है। इस मौके पर हिंदू समाज एक मत हुआ। बांग्लादेश में हो रही हिंसा की घटना के बाद हिंदू समाज आक्रोशित हुआ और यहां पर सर्व हिंदू समाज के द्वारा बांग्लादेश में हिंसा, हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार की घटना को लेकर गुरुवार को एक ज्ञापन एसडीएम वीरेंद्र सिंह को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार के नाम सौंपा। इस मौके पर सर्व हिंदू समाज के कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शिवालय परिसर में एकत्रित होकर नगर की सड़क पर रैली निकालते हुए नजर आए। हिंदू पर अत्याचार नहीं सहने का उन्होंने नारा भी लगाया और तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर ज्ञापन सौंपा गया। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जिसमें सभी समुदाय के लोग हैं, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, कोई भी समाज हो, राजपूत हो या ब्राह्मण समाज हो, जितने भी सकल समाज हैं, यहाँ तक कि बौद्ध, जैन, इनके साथ भी अन्याय अत्याचार हो रहा है। हम जो सनातनी हैं वो सहिष्णु रहे हैं और शांति प्रिय रहे हैं, तो हम मांग करते राष्ट्रपति महोदय जी से कि वे हिंदुओं की वहाँ की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करें। हालांकि मोदी जी की वजह से अभी अत्याचारों में कमी आई है, लेकिन वो पूर्णतः समाप्त होना चाहिए, ऐसा हम राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन करते हैं। वहीं उमरिया के मुसलमानों ने गांधी चौक तक पैदल मार्च निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए रामगिरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ये सभी लोग पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ महंत रामगिरी महाराज की कथा टिप्पणी से नाराज होकर गांधी चौक में प्रदर्शन करते हुए नजर आए। महाराष्ट्र के सरलदीप के मठाधीश रामगिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद साहब और इस्लाम के खिलाफ नासिक जिले के सिन्नर तालुका के शाह पांचली गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान इस्लाम धर्म के प्रवक्ता पैगंबर मोहम्मद साहब और इस्लाम के खिलाफ
विवादित टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रामगिरी महाराज से मुसलमान संगठन बिल्कुल नाराज है और गिरफ्तारी की मांग वो जोरों शोरों से करते हुए नजर आ रहे हैं। मुद्दा ये था कि महाराष्ट्र के जिला नासिक में एक पांचाले गांव में एक आप लोगों की हिंदू समाज की एक धर्म कथा हो रही है, जिसमें रामगिरी महाराज नामक एक व्यक्ति है। उन्होंने हमारे पैगंबर के बारे में नाजेबा कलिमात कहे हैं, जिससे हम तमाम लोगों की भावनाएं आहत हुई। और ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको लोग ना कभी पढ़े हैं और ना कभी समझे हैं। हज़रत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़ात का नाम है जिससे पूरी कायनात इंसानियत का सबक लेती है। अगर आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना है तो पहले उनके बारे में पढ़ना होगा। समाज जिला उमरिया के द्वारा माननीय गृह मंत्री महोदय भारत सरकार माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से जो है एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें रामगिरी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए जो है उसके द्वारा 5 अलग-अलग। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।